गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 का रिवीजन करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 15 तक का रिवीजन कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 है हमारा डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, है ना। लोकतंत्र बताएं इसके पहले वाले चैप्टर्स में। उसके बाद देखते हैं सोशल मूवमेंट क्या होता है, और इसी सोशल मूवमेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं। सोशल मूवमेंट मतलब क्या होता है? सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन। इस मूवमेंट मतलब क्या होता है? आंदोलन। आप लोगों ने बहुत सारे आंदोलन के बारे में वैसे ही पहले ही जान चुके हो, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो गया। गांधी जी के द्वारा ये बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। तो सोशल मूवमेंट होता क्या चीज़ है? ये किसी भी ग्रुप का, ये किसी भी ग्रुप के लोगों के द्वारा डिमांड यानी कि अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? आंदोलन किया जाता है। इसी को बोलते हैं सोशल मूवमेंट। या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या होता है? जब लोग एक साथ आते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं और कॉमन डिमांड लेकर क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग सोशल मूवमेंट। इससे प्रीवियस चैप्टर में आप लोग को प्रेशर ग्रुप बताया है। तो प्रेशर ग्रुप भी क्या कर सकता है? सोशल मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर ये अपने अधिकारों के रक्षा के लिए, पर्यावरण के रक्षा के लिए, या फिर कुछ मांगे जो हैं सरकार से, उसके लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लोग जो एक साथ आते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सोशल मूवमेंट बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, और ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे क्वेश्चन 1, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है ये? नियामगिरी डोंगरिया कोंद मूवमेंट इन नियामगिरी। अब ये नियामगिरी क्या है? ये एक्चुअल में ये नियामगिरी क्या है? हिल है। हिल है मतलब ये क्या है? पहाड़ है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में नियामगिरी हिल है। अब इस हिल के आसपास में क्या है? पूरा जंगल है। अब यहाँ पर जंगल है। अब जंगलों में कौन रहते हैं? तो ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं। तो ये जो डोंगरिया कोंद है, यही क्या है? ट्राइबल कम्युनिटी है। ट्राइबल कम्युनिटी मतलब जनजातीय लोग हैं। यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग हैं, वही कौन है? डोंगरिया कोंद जो है। जैसे हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सुनते हैं, गोंड हो गया, हल्बा हो गया, बैगा हो गया, मुड़िया हो गया, भत्रा हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी रहते हैं ना, ट्राइबल कम्युनिटी। वैसे ही यहाँ पर भी डोंगरिया कोंद ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। कहाँ पर? तो नियामगिरी हिल्स में, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब यहाँ पर क्या होता है? जो आप लोगों को बताया थे, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या करता रहता है? समय समय पर अपना सर्वे करते रहता है और बताता है कि कौन सा मिनरल्स कहाँ पर मिलेगा हमको, या माइंस कहाँ पर मिलेगा, ऐसे करके। तो इसने पाया कि यहाँ पर आसपास नियामगिरी हिल्स के आसपास क्या है? बॉक्साइट के बहुत सारे भंडार हैं। बॉक्साइट के बहुत सारे डिपॉजिट हैं। बॉक्साइट से ही क्या मिलता है? आप लोगों को बताया थे मिनरल्स वाले चैप्टर में, एल्यूमिनियम मिलता है। तो एल्यूमिनियम मिलेगा। तो अब सरकार ने यहाँ पर क्या किया? वेदांता जो एक कंपनी है, वेदांता कंपनी को क्या किया? 2004 में इसको परमिशन दे दिया। इसको परमिशन दिया कि आप यहाँ पर टेंडर दिया कि आप यहाँ पर क्या कीजिए, जाइए और यहाँ पर क्या कीजिए? माइनिंग कीजिए और वहाँ से बॉक्साइट निकालिए। तो बॉक्साइट से निकालने पर क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। उसको क्या करेगी सरकार? बेचेगी, उससे पैसा कमाएगी, उससे डेवलपमेंट करेगी। ये सब क्या था? सरकार का प्लान था। लेकिन यहाँ पर जो लोग रहने वाले थे, डोंगरिया कौन, इन्होंने इनका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। वैसे ही जैसे आप लोग अभी आजकल छत्तीसगढ़ में देख रहे हो हसदेव बचाओ मूवमेंट। तो हसदेव जंगल ये कहाँ पर है? कोरिया, जो हमारे छत्तीसगढ़ का कोरिया जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हसदेव का फॉरेस्ट है। और यहाँ पर सरकार ने जो अडानी जो ग्रुप है, इसको क्या कर दिया है? कोयले की माइनिंग, क्योंकि यहाँ पर कोयला पाया जाता है, कोयले की माइनिंग के लिए यहाँ पर परमिशन दे दिया है। अब लोग यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं। सेम मूवमेंट आप लोग मान सकते हो कहाँ पर था? ये नियामगिरी हिल्स में, उड़ीसा के, जो कि डोंगरिया कोंद कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा था। तो अब यहाँ पर लोगों ने इसका विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जंगल अगर कट जाएंगे तो इन लोग जाएंगे कहाँ? इनके घर उजड़ जाएंगे, है ना। दूसरा बात, पूरा जो इन्वायरमेंट है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर कई लाखों पेड़ इसको काटने पड़ेंगे माइनिंग करने के लिए। तो इसी के लिए 10,000 जो लोग हैं एक साथ आते हैं और पूरे जंगल को क्या करते हैं? पूरे जंगल को घेर के खड़े हो जाते हैं कि हम आपको, जो वेदांता कंपनी है, इसको काटने नहीं देंगे, ऐसे करके। तो फिर यहाँ पर फिर क्या होता है? तब भी सरकार नहीं मानती। फिर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर क्या किया जाता है? पिटीशन किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट देखता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक एक्ट के बारे में, कानून के बारे में चर्चा है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं पेसा एक्ट। पेसा एक्ट मतलब क्या है? पैसा वाला नहीं है ये, पैसा कानून है। पेसा बोलते हैं इसको। पी, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। पंचायत मतलब जो शेड्यूल एरियाज है, जहाँ पर क्या रहते हैं? जो जनजाति रहते हैं, आदिवासी रहते हैं,
वहां पर जो पंचायत रहता है उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर दिए जा रहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ अधिकार दिए गए रहते हैं, राइट्स, है ना, कि वो वहां पर अपने एरिया में जंगलों में क्या कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, फल वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि ये टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, तो इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसी को पेशा एक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर पाया गया कि वेदांता कंपनी ने फर्जीवाड़ा इलीगल तरीके से क्या करके अपना कागज वगैरह परमिशन वगैरह ले लिया था, लेकिन ये पैसा एक्ट का जो पालन है वो नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया कि जब तक इन लोग नहीं चाहेंगे, जो लोकल पीपल है यहाँ के, तब तक यहाँ पर माइनिंग नहीं हो सकता। तो फाइनली इनके विरोध के बाद में क्या होता है, इसको कंपनी को पीछे हटना पड़ता है, और इनका क्या होता है, इनको अपने जो अधिकार हैं इनकी रक्षा के लिए क्या होता है, विजय मिलता है इनके मूवमेंट में, है ना, सक्सेस मिलता है। तो हमने क्या देखा, यही क्या था, सोशल मूवमेंट। तो इन लोग अपने अधिकार की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट के लिए, या अपने डिमांड के लिए क्या करते हैं, जो लोग एक साथ आकर मूवमेंट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सोशल मूवमेंट बोलते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को एक चीज बताया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RTI, है ना। ये RTE नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। RTE क्या है, राइट टू एजुकेशन है ना। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार जो बताया है, कि जो कि क्लास फर्स्ट से क्लास 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। जो 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, इनको एजुकेशन दिया जा सकता है, एजुकेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता, शिक्षा से। इसको तो हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। ये आप लोगों को बताया था कि 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, है ना, 2002 में आया था ये। लेकिन ये राइट टू इंफॉर्मेशन, ये क्या है, सूचना का अधिकार इसको बोलते हैं, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, है ना। इसका एक अच्छा एग्जांपल आप लोगों को देकर बताते हैं कि जैसे आप लोग का बोर्ड एग्जाम होता है, तो कई कई बच्चे लोग के कम नंबर आ जाते हैं, तो उन लोग अपना जो पेपर है वो फिर से खुलवाते हैं, फिर से रीचेकिंग करवाते हैं। तो वो किससे करवाते हैं, इसी RTI के माध्यम से करवाते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब हमने जब पेपर अच्छा बनाया तो हमारे नंबर कम कैसे आ गए, कैसे कितने नंबर कहाँ कटे हैं, तो इसी को बोलते हैं सूचना का अधिकार, जो हमको जानने का अधिकार है। अब ये RTI एक्ट कब आया था, तो ये 2005 में आया था, इन ईयर 2005 में, 2005 में इसके लिए एक कानून आता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं RTI एक्ट। अब इसमें क्या था, इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। जैसे भी देखे, तो यहाँ पर एक राजस्थान का एक स्टोरी दिया गया है। राजस्थान आप लोग जानते हो, राजस्थान जो है ये यहाँ पर अरावली हिल्स है, और इसके वेस्ट में क्या है, ये थार डेजर्ट है। तो यहाँ पर का जो एरिया है, ये मिडिल राजस्थान के बारे में यहाँ पर दिया गया है, मध्य राजस्थान का जो स्टोरी है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा यहाँ सूखा वगैरह पड़ता है ना, उतना ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होता। तो सरकार यहाँ पर राहत कार्य के रूप में, मतलब लोगों को पैसा देने के लिए और लोगों को थोड़ा जॉब देने के लिए मनरेगा चलाती है। मनरेगा मतलब क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रोजगार गारंटी एक्ट बोल देते हैं, रोजगार गारंटी बोल देते हैं। जिसको हम लोग और गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे तो गोदी बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है तालाब गहरीकरण वगैरह हो गया, तो जो खुदाई वगैरह होता है, गांव के लोगों को रोजगार देने की, गर्मी वगैरह में देखे होंगे, तो उस टाइप से यहाँ पर क्या होता है, राहत कार्य चलता है, ताकि लोगों तक कुछ पैसा पहुंचाया जा सके और उनके स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि गर्मी के दिन में कोई इनके पास जॉब वगैरह रहता नहीं है, जब बारिश खेती स्टार्ट होती है तब इनके पास में काम रहता है। तो इसी को देखते हुए सरकार जो है ये रोजगार गारंटी लाती है। अब यहाँ पर क्या होता है रोजगार गारंटी में क्या बोला गया था कि इनको जो मजदूरी दिया जाएगा वो 11 रुपए पर पर्सन दिया जाएगा। लेकिन अब हो क्या रहा था, वहाँ के जो सरपंच थे उसके द्वारा 7 से 8 रुपए जो है वो मेल को दिया जा रहा था, और फीमेल को 5 से 6 रुपए दिया जा रहा था। तो पहले बात तो ये हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात क्या हुआ था, 11 रुपए जो बोला गया था वो इनको दिया नहीं जा रहा था अमाउंट। तो इनको जितना अमाउंट डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो नहीं दिया जा रहा था। तो अब लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। इसका प्रोटेस्ट करने के लिए क्या हुआ, लोगों ने एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया। इसी को क्या बोला जाता है, MKSS। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये MKSS क्या है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसका फुल फॉर्म है। तो जो मजदूर थे, जो लेबर थे और जो किसान थे, ये मिलकर साथ में आते हैं और ये क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और यही जो यहाँ पर जो सरपंच थे और जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, इनके खिलाफ में क्या करते हैं, ये प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहली बात ये पूछने जाते हैं कि
हमको जब 11 रुपये बोला गया है पर डे रोजी जो मिलना है, लेकिन हमको तो इससे कम दिया जा रहा है। मैन और वुमेन को अलग अलग राशि दिया जा रहा है। तो फिर इन लोग कुछ एक्शन नहीं लेते। तब जाके इन लोग क्या होता है, एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं, एक सोशल मूवमेंट करते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, केंद्र सरकार आता है ना। केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर करता है और इन लोगों को क्या होता है, इनकी बात सुनी जाती है ना। इनकी बात सुनी जाती है और तब फिर जाके इनको फटकार लगाया जाता है, जो सरपंच होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मस्टर रोल क्या होता है, मस्टर रोल क्या होता है, जो रोजगार गारंटी चलता है, इसमें क्या होता है, इनका डेली का अटेंडेंस रहता है। अटेंडेंस होता है, जैसे आप लोग का स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंटी जो लगता है ना। आप लोग देखते होंगे हर रोज का जो डेली अटेंडेंस होता है। ऐसे ही यहाँ पर इनका जो काम होता है, इनका भी डेली का अटेंडेंस होता है कि कौन कौन काम में आया है, कितना काम किया है। तो सरपंच लोग क्या बोलते हैं कि इनका पैसा इसलिए काट दिया जा रहा है क्योंकि इन लोग कम काम करते हैं ऐसे करके। तो लोगों ने बोला कि हाँ, काम तो हमारा पूरा रहता है, आप जाके चाहे तो मास्टर रोल चेक कर लीजिए ऐसे करके। तो मास्टर रोल जब चेक किया जाता है या पूरी इसकी खोजबीन सुनवाई होती है, तब पता चलता है कि जो सरपंच है, जो ऑफिसर्स लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं आ रहे हैं उसके भी नाम में अटेंडेंस चढ़ा दे रहे हैं। तो पता चल रहा है जो डेथ हो गया है, 1-2 साल हो गया, उनके भी नाम में अटेंडेंस चढ़ा रहे हैं, उनका जो पैसा आ रहा है वो अंदर कर ले रहे हैं अपना। तो ये सब होता है। तो फिर इस पे क्या होता है, लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और जैसे ग्राम ग्राम सभा होता है गांव में, तो वैसे ही इन लोग क्या करते हैं, पब्लिक हियरिंग करते हैं। पब्लिक हियरिंग मतलब क्या होता है, जन सुनवाई। जन सुनवाई मतलब सब लोग एक साथ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिलकर इकट्ठा होते हैं और ये विचार विमर्श करते हैं, डिबेट डिस्कशन करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पब्लिक हियरिंग करते हैं। तब फिर इन लोगों के लिए क्या होता है, इन लोगों के लिए क्या लाया जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब जानने का अधिकार। कि इनको जब सरकार बोला गया है, सरकार के द्वारा बोला गया है कि 11 रुपये मिलना है रोजी जो है। अब ये अभी की बात नहीं है, ये 1990s की बात है ना। आज से लगभग 40-50 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात है। तो लोगों के लिए क्या किया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया। मतलब आपको जो सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिस है, उससे आपको सूचना लेने का अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है कि सरकार, आपने सरकार बनाया है तो सरकार आपके लिए क्या करी है, कितना काम आपका हुआ है, कितना नहीं हुआ है ऐसे करके। तो इसी को बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। कब आया था, 2005 में आया था, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद पीस मूवमेंट देख लेते हैं हम लोग। पीस मूवमेंट क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं शांति आंदोलन। ये भी लोगों के द्वारा किया गया था, तो इसी इसको भी हम लोग सोशल मूवमेंट में काउंट कर लेते हैं। अब इसका एम क्या है, तो इसका एम था शांति स्थापित करना और जो वेपन्स है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, इनको खत्म करना या इन पे रोक लगाना। और जो डिसआर्मामेंट है, इसको प्रोत्साहित करना। डिसआर्मामेंट मतलब क्या होता है, आर्म्स मतलब क्या होता है, हथियार। हथियार, और अगर हथियार को खत्म करने की बात कही जाए या उसको लिमिट करने की बात कही जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसआर्मामेंट। तो आप लोग जानते हो कि हथियार और ये सब युद्ध वेपन वगैरह से क्या होता है, हमेशा वायलेंस ही होता है, अहिंसा ही होता है ना, मारपीट होता है। तो उससे, मारपीट से उससे शांति आ सकती है क्या, नहीं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए क्या बोला गया था, पीस मूवमेंट इन सब हथियारों को खत्म करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए लाया गया था। अब एंटी न्यूक्लियर वेपन मूवमेंट, जो एंटी मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन है उसके विरोध में। तो न्यूक्लियर वेपन के विरोध में सबसे पहले मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट होता है, तो जापान में। क्यों होता है, आप लोग जान रहे हो। 1945 में क्या हुआ था, यहाँ पर वर्ल्ड वार 2 के बाद में अमेरिका ने यहाँ पर 2 बम गिरा दिया था, नागासाकी और हिरोशिमा में। तो इसी के बाद से जापान के लोगों ने क्या किया, एंटी न्यूक्लियर वेपन मूवमेंट स्टार्ट किया कि न्यूक्लियर वेपन का हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है ऐसे करके। ऐसे ही सेम मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, तो ये इंग्लैंड में भी हुआ। इसको कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बोला गया है ना। तो यहाँ पर मार्च होता है, यहाँ पर कमिटी ऑफ 100 जो पीपल रहते हैं, इनके द्वारा, मतलब यहाँ यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। लंदन वगैरह में होता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है ना, कैंपेन होता है, यहाँ पर भी अभियान चलाया जाता है। वैसे ही अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में मेनली ध्यान रखेंगे कि वुमेन्स के द्वारा होता है, और यहाँ पर 50,000 जो वुमेन्स है, 50,000 वुमेन्स है, इन लोग क्या करते हैं, पीस मूवमेंट करते हैं। और जो न्यूक्लियर वेपन्स है, इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोटे मूवमेंट करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है,
अमेरिकन एंटी न्यूक्लियर वेपन पीस मूवमेंट। अब इन लोग क्या करते हैं, जैसे अलग अलग डे मनाते हैं ना, वैसे ही न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट डे जो है मनाया जाता है 20 जून को अमेरिका में, है ना। अमेरिका में इन लोग 20 जून को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट डे मनाते हैं। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर हथियार है ना, जो आप लोग बम वगैरह सुनते हैं, न्यूक्लियर बम हो गया, इसको क्या करना, डिसआर्मामेंट मतलब इसको खत्म कर देना, या इसका कम, बहुत ही कम यूज करना, यूज करना ही नहीं, जो बन गया उसका, तो इसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट डे। ये 20 जून को मनाया जाता है, जैसे 21 जून को हम लोग योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही ये। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16। इसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 है, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन अब यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 17 क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास, है ना। तो जैसे ही हम लोग डेवलपमेंट का नाम सुनते हैं, हमारे माइंड में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है, 4-5 चीज़ें जो सबके लिए कॉमन है, कॉमन जो है डेवलपमेंट के लिए हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या चीज़ सामने आता है, तो लोगों के पास एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। फिर हमारे जो रोड्स वगैरह है, कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छे से होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, लोगों के पास खाने के लिए जो है फैसिलिटी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ क्या होता है, हम जब डेवलपमेंट का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये सब चीज़ सामने आता है। तो ये कॉमन जो है, सबके लिए कॉमन है ना। लेकिन डेवलपमेंट का हर एक पीपल के लाइफ में क्या होता है, अलग अलग, मतलब लोग जो है इसको अपने अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी फार्मर की बात करें, हम लोग किसान की बात करें, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसका जो उसका जो फसल है, उसका जो क्रॉप है, वो अच्छे रेट में जाना चाहिए, है ना। उसको अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छे लेबर मिलने चाहिए, सस्ता में लेबर मिल जाना चाहिए। तो ये उसके लिए हो सकता है। एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि उसको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। वैसे ही एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो फैक्ट्री का मालिक है, ऑनर है, वो क्या सोचेगा कि उसको जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते में मिल जाना चाहिए, जो लेबर है चीप लेबर मिल जाना चाहिए सस्ते में। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि सबके लिए डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हो सकते हैं। लेकिन कॉमनली देखा जाए तो कुछ जो पॉइंट्स है वो सबके लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। अब हमारे देश में ग्रोथ को नापने के लिए, ग्रोथ को या डेवलपमेंट को नापने के लिए क्या होता है, कुछ चीज़ें हमको जानना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने क्लास 9th में जीडीपी के बारे में पढ़ा है। तो किसी भी देश में, जैसे देशों को भी अलग अलग कैटेगराइज किया है कि कुछ जो है वो डेवलप्ड देश कहे जाते हैं, विकसित देश, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, है ना, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये डेवलप्ड इसमें आते हैं। फिर इंडिया, चाइना, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, मतलब विकासशील देश, अभी भी इनका विकास चल रहा है। और कुछ कुछ जो देश है वो अंडर डेवलप या अनडेवलप्ड में आते हैं, अफ्रीका, या जो बहुत सारे गरीब जो देश हैं, है ना, इनके यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो बेसिक, जो बुनियादी जो फैसिलिटीज़ है, सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, यही सब नहीं है। तो ऐसे क्या होता है, जीडीपी को हम लोग क्या होते हैं, किसी भी देश का डेवलपमेंट पता करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उस देश का जीडीपी कितना है। जीडीपी का मतलब बताया था आप लोगों को क्लास 9th में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है, तो हमारे देश में क्या होता है, बहुत सारे सामान बनते हैं, कूलर, टीवी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल, गाड़ी, है ना, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, सामान बनते हैं। अब इन सामानों को जब बेचते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है, हमको पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है। तो जीडीपी क्या होता है, जितने भी हमने क्या किया है, गुड्स, है ना, गुड्स मतलब क्या होता है, सामान, और दूसरा क्या होता है, सर्विसेज। सर्विसेज मतलब क्या होता है, सेवाएं। सर्विस सेक्टर आप लोगों को बताए थे कि इसमें क्या होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, वो क्या कर रहा है, अपना सेवा दे रहा है। कोई टीचर हो गया, वो पढ़ा रहा है, क्या वो क्या कर रहा है, कुछ प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो डिलीवरी बॉय हमको क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। वैसे ही डॉक्टर हो गया। तो ये सब क्या होता है, सर्विसेज होते हैं, सेवाएं होते हैं। तो इनके बदले में भी तो इनको पैसा दिया जा रहा है ना। जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, तो इसके बदले में हम लोग रिचार्ज कराते हैं, तब तो हमको सर्विस मिलता है, वो सेवा मिलता है। तो जितने भी हम लोग सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेवा ले रहे हैं, इनका जो भी पैसे में वैल्यू होगा, है ना, कहाँ पर, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। मतलब इंडिया की, अगर इंडिया का जीडीपी निकाल रहे हैं तो इंडिया के बाउंड्री की बात करेंगे, अमेरिका का जीडीपी निकाल रहे हैं तो अमेरिका के बाउंड्री के अंदर की बात करेंगे। कितने टाइम पीरियड में, एक साल में। तो एक साल में किसी भी देश में, है ना, एक साल में किसी भी देश के अंदर यहाँ पर कितना सामान बनाया गया है और कितना यहाँ पर क्या किया गया है, सर्विस दिया गया है, इन सब का अगर हम लोग पैसे में मूल्य देखेंगे, मनी में देखेंगे, वैल्यू इसका कितना हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो जिस देश में जितना ज़्यादा क्या होगा,
जिस देश का जितना ज़्यादा जीडीपी होगा वो देश उतना ही क्या कहलाएगा, डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। तो जीडीपी आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये पता होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। जैसे आप लोगों को इसका एग्जांपल देकर बताया था, जैसे 5 लोग हैं, है ना, एक घर में 5 लोग हैं, लेकिन इसमें से कमाने वाले कितने ही हैं, 2 लोग हैं मान के चलो मम्मी पापा है और 3 बच्चे हैं, ये हो गए पापा हो गए और एक हो गई मम्मी। अब यहाँ पर इन लोग दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं, मान के चलो 25,000 कमा रहे हैं, है ना। 25,000 कमा रहे हैं मम्मी और पापा मिलकर। अब 3 बच्चे हैं, अब 3 बच्चे तो नहीं कमा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, ये एक एवरेज के जैसा है। तो टोटल अमाउंट जितना है उसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आ गया, 5,000। तो 5,000 हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब लोग एक एक आदमी 5-5 हज़ार कमा रहे हैं करके, लेकिन जो 3 बच्चे हैं तो नहीं कमा रहे हैं। तो यही क्या होता है, एवरेज। ऐसे ही पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जो जीडीपी है हमारे देश का, हमारे देश में जितना पैसा आ रहा है उसको अगर हम देश की पॉपुलेशन से, जनसंख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे देश में एक व्यक्ति या पर पर्सन कितना कितना रुपए कमा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। अब क्या हुआ, सरकार लोगों ने सोचा कि कोई भी देश कितना डेवलपमेंट कर रहा है, इसको हम क्यों ना, इसको क्या करते हैं, इसको कुछ मेजरमेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट, है ना, मानव विकास रिपोर्ट। यानी कि किसी भी देश में वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट किस स्तर का है, कौन से लेवल का है, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जैसे अमेरिका के लोग रह रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इंडिया के लोगों का कैसा है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का कैसा है, अफ्रीका के लोगों का कैसा है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो उसी के लिए एक रिपोर्ट निकाला जाता है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है, तो यूएनडीपी, है ना। आप लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानते हैं, तो उसको जब बताए थे तो उसके बारे में उसके अलग अलग बॉडीज बताए थे, है ना। जैसे यूनेस्को हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, वैसे ही एक क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, यही जो है एक रिपोर्ट निकालता है। रिपोर्ट जैसे आप लोग का प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है ना, जिसमें नंबर दिया जाता है, आप लोगों का मार्कशीट होता है, वैसे ही ये क्या करता है, सभी देशों को नंबर देता है। इसी जो नंबर देता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है, सूचकांक, या इसको आप लोग नंबर समझ लो। तो जिस देश को जितना ज़्यादा नंबर दिया जाएगा उस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। अब ये कैसे पता चलता है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि किस देश को कितना नंबर देना है, तो ये इसके लिए 3 पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, 3 आधार इसके लिए डिसाइड किए गए हैं कि ये चीज़ ज़्यादा जहाँ पर अच्छा होगी उसको ज़्यादा नंबर देना है, और ये चीज़ कम होगी वहाँ उसको कम नंबर देना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या होता है, एचडीआई, इसका भी फुल फॉर्म ध्यान रखना है। एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसको याद रखने के लिए बताया था आप लोगों को, लाई करके याद रखना है, LEI, है ना। लाई मतलब झूठ होता है ना। तो एल मतलब क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा। ई मतलब क्या हो गया, एजुकेशन एंड हेल्थ। आई मतलब क्या हो गया, इनकम या पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं। मतलब ये 3 चीज जहां पर अच्छी है वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है माना जा सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है, जीवन प्रत्याशा, मतलब वहां का जो एवरेज, वहां का जो आदमी है वो एवरेज कितना साल जी रहा है। जैसे इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं तो 60 से 65 साल एवरेज आयु है। वहीं जापान में देखते हैं तो हम लोग 80-90 साल, 100 साल लोग जो जीते हैं। तो वहाँ का, जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, हमारे इंडिया का कम है। वैसे ही एजुकेशन हम लोग देख लें, एजुकेशन और हेल्थ मतलब पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसा है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे हैं, हॉस्पिटल कैसे हैं। फिर इनकम, इनकम मतलब अभी बताया पर कैपिटा इनकम, जो जीडीपी है इसको क्या कर दो, जितना पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दो, तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा, मतलब वहाँ पर लोग कितना कमा रहे हैं। तो इन 3 पैरामीटर से ही डिसाइड होता है कि किसी भी देश के लोगों का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसा है। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना, उन लोग कितना साल जी रहे हैं, वहाँ का एजुकेशन और हेल्थ का स्तर कैसा है, और उनका इनकम कितना है। तो ये 3 पैरामीटर से ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI निकाला जाता है। और ये जो नंबर देता है, इसी को जो रिपोर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन इसको पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसके बाद माल न्यूट्रिशन क्या होता है, आप लोग जानते हो, कुपोषण।
कुपोषण मतलब जिसको अच्छे से पोषण नहीं मिलता है, न्यूट्रिशंस जिनको अच्छे से नहीं मिलता है। कई बच्चे आप लोग देखे होंगे जिनका हड्डी दिखते रहता है, नस दिखते रहता है, जिनको क्या होता है, प्रॉपर फूड या न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है ना, जिनको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ऐसे बच्चों लोगों को क्या बोला जाता है, कुपोषण बोलते हैं, कुपोषण का शिकार बोलते हैं। तो ये सबको देखते हुए सरकार ने क्या किया है, आंगनबाड़ी जो सेंटर्स है, आंगनबाड़ी जो होता है वहां पर उनको दलिया हो गया या न्यूट्रिशियस फूड हो गया, एग हो गया, पल्स हो गया, दाल हो गया, इस टाइप से बहुत सारे उनको फूड दिए जाते हैं। या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है ना, या जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनके मदर को क्या किया जाता है, ये सब दिया जाता है न्यूट्रिशियस फूड, ताकि जो बच्चा है वो हष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे और कुपोषण का शिकार ना हो ऐसे करके। और ऐसे ही क्या होता है, जो स्कूल्स है वहाँ पर मिड डे मील जो योजना है ये भी चलाई जाती है, मध्याह्न भोजन योजना इसको बोलते हैं। मतलब डे के मिड में मतलब कि एक दिन जो दोपहर का एक टाइम का जो भोजन है इनको स्कूल में ही दिया जाता है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 8 तक में आप लोग जानते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में, इसी को बोलते हैं मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील। और पीडीएस क्या है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गांव में जो राशन की जो दुकान होती है, जहां पर क्या होता है, 2 रुपए किलो चावल आप लोग सुनते हो है ना, ये जो सब्सिडाइज रेट पर जो लोगों को क्या क्या मिलता है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल फैमिलीज है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, राशन कार्ड बनता है और उन लोगों को इसी के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस इसको बोलते हैं, है ना, जो राशन की दुकान रहती है, इसी के थ्रू सब्सिडाइज्ड रेट पर इनको जो है फूड अवेलेबल कराया जाता है। तो ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 18। इसके बाद चैप्टर 18 है हमारा मनी एंड क्रेडिट। तो मनी क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, इसमें देखेंगे। बैंकिंग सिस्टम के बारे में मेनली हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। तो मनी क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं मनी क्या है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब कि अगर हम लोग कुछ चीज़ लेते हैं, जैसे कोई सामान परचेज करते हैं, तो उसके बदले में हम लोग क्या देते हैं, उसको उसके एक्सचेंज में हम लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं ना, मनी देते हैं। तो यही क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो क्या मनी हमेशा से ही हमारे यूज़ में रहा है क्या? तो ऐसा नहीं था। पहले जो एंशियंट टाइम था, जो प्राचीन समय था, या जो आदि मानव के काल में, तो उस समय क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था, वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति मतलब क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो सामान का आदान प्रदान होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो जैसे किसी के पास में दाल चावल, ये जो कोई खेती कर रहा है ना, उसके पास धान है, और दूसरे के पास में क्या है, अगर उसको क्या लेना है, कोई सामान लेना है किसी दुकान से, तेल कपड़ा साबुन ये सब, तो वो क्या करता था, ये सब दे देता था और उसके बदले में क्या ले लेता था, अपना सामान ले लेता था। इसी को बोलते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। तो पहले मनी नहीं हुआ करता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मनी आया, क्योंकि ये उतना ही एफिशिएंट नहीं था। कोई दे रहा है तो वो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जा रहा है, और ले रहा है उसका कम पड़ जा रहा है। तो इस सब को देखते हुए क्या आया, मनी का कॉन्सेप्ट आया। मनी में भी सबसे पहले कॉइन आया था, है ना। कॉइन मतलब जो पहले सिक्के चलते थे, पहले राजा महाराजा के समय गोल्ड में, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये सब अलग अलग सिक्के चलते थे। राजा के ऊपर, राजा के उसमें सिग्नेचर होते थे या उसके फोटो बने होते थे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे एडिशनली, कि जो कॉइन बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, मिंटिंग, है ना। जो करेंसी होता है, करेंसी यानी कि जो हमारा नोट होता है, इसको तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, मतलब छापते हैं। लेकिन जो हमारा कॉइन रहेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो मिंट करते हैं, मतलब ठोक पीट के बनाते हैं ना। उसके बाद फिर क्या आया, हमारे पास में करेंसी आया, नोट आया, है ना। तो ये क्या था, पूरा मनी का सिस्टम आज हम लोग देखते आते हैं। अब लेकिन आजकल हम लोग क्या देखते हैं, मॉडर्न एज में क्या है, मनी का भी मॉडर्न फॉर्म हो गया है। अलग अलग फॉर्म में हम लोग मनी को यूज़ करते हैं। हर जगह करेंसी हम लोग ले जाने का आजकल ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अब चेक का हम लोग यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर पेमेंट देना रहता है, तो चेक इस टाइप से रहता है, कागज़ के रूप में, आप लोग कभी देखे होंगे तो। फिर बैंक अकाउंट, लगभग आजकल जितने भी पर्सन्स हो रहे हैं, सबके सब जो है, आजकल तो स्कूल से ही क्या हो जा रहा है, बैंक का अकाउंट ओपन हो जा रहा है। तो बैंक में अकाउंट रहते हैं, उसमें पैसा रहता है। फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड, जिसको हम लोग एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, तो उससे भी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं। फिर ऑनलाइन पेमेंट आ गया, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, ऐसे बहुत सारा। तो आजकल ये क्या है, मनी के डिफरेंट फॉर्म्स आ गए हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप्स से मनी को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब जो इसमें आप लोगों का समझने वाला जो चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, वो क्या है, बैंकिंग ऑपरेशन। बैंक कैसे काम करता है और कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो बैंक आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और सबसे पहले वहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारा वहाँ पर क्या होना चाहिए, अकाउंट होना ज़रूरी होता है। हम लोग जाके सबसे पहले बैंक में क्या करते हैं, खाता खुलवाते हैं। अब बैंक क्या करता है, ये पहले के जो जमींदार हुआ करते थे ना, बिल्कुल उसी की तरह काम करता है, जमींदार लैंडलॉर्ड की तरह ही
तो क्या करते हैं, बैंक के पास में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो कौन होते हैं, डिपॉजिटर, जिनके पास में पैसा ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, इनको बोलते हैं डिपॉजिटर। अब ये क्या होता है, दो तरीके से इनको फ़ायदा हो गया। एक तो इनको क्या हो गया, इसका पैसा सेफ हो गया। फिर दूसरा, बैंक इस पे क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट देता है मतलब इनको क्या देता है, ब्याज देता है कि आपने हमारे पास पैसा जमा रखा है तो आपको कुछ हम लोग प्रॉफिट देते हैं, तो आपको इंटरेस्ट दे देते हैं ऐसे करके। फिर दूसरी बात, फिर क्या हो गया, बैंक जो है दूसरे तरीके के लोग रहते हैं जो जिनको पैसे का ज़रूरत रहता है, जिनके पास पैसे कम है, तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक इनको लोन दे देता है और बदले में इनसे भी क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। तो जैसे मान के चलो, बैंक ने क्या किया, 100 डिपॉजिटर ने 100 रुपये बैंक के पास में जमा की, तो बैंक इसको बोलता है कि हम आपको 105 रुपये देंगे। डिपॉजिटर को अब 5 रुपये इनको इंटरेस्ट दे दिए, 5 रुपीज़। अब जो बोरोवर आया, जो लेने आया, इसको तो क्या कर दिया, इसको 100 रुपये की जरूरत था तो 100 रुपये इसको लोन दे दिया। लेकिन इससे इंटरेस्ट लेते समय इसने क्या किया, 107 रुपये ले लिए मान के चलो। तो 107 इससे लिए, 107 और 105 इसमें दे दिए, तो 2 रुपये जो बचा, यही क्या होता है, बैंक का फायदा होता है। और ऐसे ही ऐसे 2-2 रुपये करके लाखों लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सोचिए बैंक के पास कितना पैसा जो है वो आता होगा। तो ये क्या होता है, यही पूरा बैंकिंग ऑपरेशन होता है। ये बिल्कुल उस समय जमींदार की तरह ही होता है। अब हमारे आप आसपास आप लोग देखते हैं बहुत सारे बैंक होते हैं। इन सब बैंकों को क्या बोला जाता है, कमर्शियल बैंक बोला जाता है, वाणिज्यिक बैंक बोला जाता है। जैसे कि एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ऐसे बहुत सारे जितने भी बैंक्स हैं, इन सब बैंकों को क्या बोला जाता है, कमर्शियल बैंक बोला जाता है। अब हम लोग जब बैंक जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर अकाउंट खाता खुलवाते हैं। तो अकाउंट भी क्या होता है, एक ही टाइप का नहीं होता है। अकाउंट जो होता है वो 3 टाइप का होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो सबसे पहला होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चालू खाता। दूसरा होता है सेविंग अकाउंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बचत खाता। तीसरा क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, है ना। तो सबसे पहला जो करंट अकाउंट रहता है, ये क्या होता है, ज़्यादातर इसको ट्रेडर्स या बिजनेसमैन लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो डेली ट्रांजैक्शन करने वाले लोग होते हैं, मतलब डेली पैसा जमा कर रहे हैं, डेली पैसा निकाल रहे हैं, ज़्यादातर इन लोग चालू खाता का यूज़ करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट रहता है, जो ब्याज रहता है, वो बहुत कम मिलता है ना। बहुत कम इसमें ब्याज मिलता है, क्योंकि इसमें डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है आप लोग जानते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, P/R/T अपॉन में 100। तो इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा पैसा जमा करोगे और जितने ज़्यादा समय के लिए करोगे, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो ये तो बहुत कम समय के लिए हो रहा है, डेली जमा कर रहे हैं, डेली निकाल रहे हैं, तो इसमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। फिर दूसरा आता है सेविंग अकाउंट। सबसे ज़्यादातर जो लोग हैं मोस्टली किस अकाउंट का यूज़ करते हैं, तो सेविंग अकाउंट, बचत खाता का यूज़ करते हैं। तो बचत खाता में क्या होता है, चालू खाता से यानी कि करंट अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसमें भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है सेविंग अकाउंट, और सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि सब लोग तो बिजनेसमैन है नहीं, है ना। और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इसमें भी देखेंगे। तो ये जो दोनों अकाउंट है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसमें क्या होता है, जब हमको पैसा डालना है तब डाल सकते हैं, जब निकालना है तब निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। मतलब हम हमारी डिमांड पर क्या होता है, जब हम चाहते हैं तो डिपॉजिट कर सकते हैं, जब हम चाहते हैं तो विथड्रॉ कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। फिर थर्ड आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, इसके नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है, ये फिक्स्ड इंटरवल के लिए क्या रहता है, एक टाइम इंटरवल के लिए फिक्स रहता है। जैसे अगर हम लोग को मान के चलो 10,000 जमा करना है, तो इसका टाइम इंटरवल फिक्स रहेगा। 1 साल के लिए करना चाहते हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितना भी साल के लिए आप फिक्स जमा करना चाहते हैं, इस बीच में आप जो है, जैसे 3 साल के लिए जमा कर दिए, तो 3 साल से पहले पहले आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट। तो जब नहीं निकाल सकते हैं तो इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इसमें हमको ब्याज क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसी बीच में बैंक इस पैसे को कहीं भी दे सकता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, ये ध्यान रखेंगे। तो 3 टाइप का बैंक अकाउंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 नंबर में। अब इसके बाद क्या होता है, जो हमारा मनी है, इसको इशू कौन करता है, इसको जारी कौन करता है, कैसे आता है हमारे पास में जो पैसा है। तो इसको किसी भी देश के लिए क्या होता है, उसका जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, उस देश के लिए क्या करता है, मनी जारी करता है, मनी इशू करता है। अब ये हर एक देश में अलग अलग नाम है इसका, सेंट्रल बैंक का। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक बोलते हैं, है ना। केंद्रीय बैंक ये बैंक का नाम नहीं है, ये पूरे देश का जो मेन बैंक रहता है, इसी को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। हर एक देश में अलग अलग रहता है। जैसे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये हमारे इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है। वैसे ही अमेरिका में अलग कोई सेंट्रल बैंक होगा, पाकिस्तान में अलग होगा, बांग्लादेश में अलग होगा, चाइना में अलग होगा, तो सब देश के सेंट्रल बैंक का नाम अलग अलग हो सकता है। अब जो हमारा जो 1 रुपए का जो नोट है, कभी आप लोग देखे होंगे भूले भटके, कई लोग हो सकता है नहीं देखे होंगे, तो 1 रुपए का जो नोट है इसमें क्या होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है, वित्त सचिव का साइन रहता है ना। आप लोग समझते होंगे ना कि जो पैसा है इसका वैल्यू इतना ज़्यादा क्यों है, क्यों जो है इस कागज़ के टुकड़े को हम लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसमें क्या रहता है, जब ये जारी करता होगा तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ ऐसे करके, और नीचे में क्या रहता है, साइन रहता है। तो साइन जो रहता है वो किसका साइन रहता है, आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है ना, आरबीआई के गवर्नर का। तो बाकी सब नोट में जैसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10, 20, 50 जितने भी नोट है उन सब में आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है। लेकिन आप लोग के लिए क्वेश्चन क्या बनता है कि 1 रुपए के करेंसी में किसका साइन रहता है, तो 1 रुपए के करेंसी को कौन जारी करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, वित्त सचिव। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वित्त सचिव 1 रुपए के करेंसी को जारी करता है साइन करके, और बाकी जितना भी करेंसी रहता है उसको जो ये आरबीआई है इसका गवर्नर, इसका जो हेड रहता है वही क्या करता है, साइन करता है। 2, 5, 10, 15, 20 जितना 20 रुपए है ना, 50, 100 जो भी रहता है, ये बाकी नोट को आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है, आप लोग देख सकते हैं उसमें नोट में। फिर आरबीआई को क्या बोला जाता है, बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब इस देखते हैं अभी इधर। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो क्या बताया है कि ये आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और इसको क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ ऑल बैंक, है ना। जैसे हम लोग को क्या होता है, जैसे हमको जरूरत पड़ता है पैसे का, तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, बैंक में जाते हैं। अब बैंकों को भी अगर पैसे का जरूरत पड़ता है तो ये किसके पास जाते हैं, तो ये जाते हैं आरबीआई के पास में। इसीलिए क्या बोला गया है, बैंकों का भी बैंक किसको बोला गया है, आरबीआई को बोला गया है। तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, तो ये आरबीआई से पैसा लेते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बैंकों का बैंक बोला गया है। दूसरा फिर क्या होता है, ये हमारे लिए पैसे जारी करता है, मनी जारी करता है, भी बता दिए कि यही जो आरबीआई का गवर्नर है यही क्या होता है, इनके पास में प्रिंटिंग मशीन रहता है मनी प्रिंट करने का, और उन्हीं लोग क्या करते हैं, वो जारी करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल द कमर्शियल बैंक पॉलिसी। अब जो ये बैंक है ये क्या करता है, अपने नियम कानून बनाता है, इसको देख रेख करने का काम भी किसका है, आरबीआई का है। अब बैंक ऐसे नहीं कर सकता कि मनमाने तरीके से अपना मन मर्जी चला रहा है, कि कोई भी आ रहा है तो उसको बोल रहा है कि मैं 15% रेट पर दूंगा, है ना, इंटरेस्ट दूंगा, आप पैसा जमा करते करके चले जाओ हमारे पास में। तो किसी को बोल रहे हैं मैं 2% पे आपको क्या कर दे रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ। ऐसे कुछ भी पॉलिसी नहीं बना सकता है। ये सबको कौन देखता है, आरबीआई देखता है। आरबीआई देखता है, इसके ऊपर नजर गड़ा के बैठे रहता है कि ये अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अपना जो रूल रेगुलेशन है वो सही से चला रहा है कि नहीं चला रहा है। फिर ये जो बैंक आरबीआई है ये क्या करता है, और भी जितने भी बैंक है, जैसे अभी बताया आप लोगों को, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सब बैंकों के लिए क्या करता है, नियम कानून बनाता है। क्या नियम कानून बनाता है कि आप जो है वो क्या करेंगे, किसी भी जो भी आपके पास में क्या आया है, जो धारक आया है, जो भी पर्सन आए हैं, जो लोग आए हैं, इनको आप लोग क्या करेंगे, एक फिक्स फिक्स इंटरेस्ट रेट पे ही क्या करेंगे, लोन देंगे, है ना। और अगर इनका जो पैसा डूब जाता है तो क्या करेंगे, उस पैसे को आप भरपाई करेंगे, है ना। तो ये सब जितने भी नियम कानून है, ये बैंकों के लिए नियम कानून कौन बनाता है, तो आरबीआई बनाता है ना। जैसे हर एक बाप का भी बाप होता है जिसको दादाजी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही हर एक बैंकों का भी बैंक होता है जिसको क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। तो वही आरबीआई ये पूरा बैंकों का देख रेख करता है। फिर ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बैंक, इनको रेगुलेट कौन करता है, ये भी आरबीआई करता है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर लोन और क्रेडिट क्या होता है लोन इसी को हम लोग कर्ज भी बोल देते हैं, है ना, कर्ज। तो ये क्या होता है, लोन बहुत टाइप का होता है। लोन मतलब कर्ज, जो हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे आदमी से पैसे उधार लेते हैं, इसी को सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, लोन बोल देते हैं। तो एजुकेशन लोन हो गया, बहुत सारे टाइप के लोन होते हैं। एजुकेशन लोन पढ़ने के लिए लिया जाता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है आगे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता पढ़ने के लिए, तो बैंक जो है इसको 0% इंटरेस्ट रेट पर क्या करता है, एजुकेशन देता है। जैसे मान के चलो 1 लाख किसी बच्चे ने लिया है पढ़ने के लिए, और 4 साल बाद, 4 साल का उसका कोर्स है, पढ़ लिया, तो उसको कोई भी क्या नहीं देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं देना है। 1 लाख के 1 लाख उसको वापिस करना होगा बस।
फिर होम लोन होता है घर वर बनाने के लिए। कार लोन, अगर किसी को कार लेना है तो उसके लिए कार लोन देता है बैंक। एग्रीकल्चर, जो किसान है, जो फार्मर्स है, ये एग्रीकल्चर करने के लिए पेस्टिसाइड, केमिकल, है ना, दवाई वगैरह लेने के लिए क्या होता है, बीज वगैरह लेने के लिए एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है एग्रीकल्चर के लिए भी लोन मिलता है बैंकों से। फिर पर्सनल लोन हो गया, है ना। फिर बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या करते हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए भी बैंकों से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अब बैंक जब लोन लेती है, उधार देती है, कर्ज देती है किसी को, तो ऐसे ही तो नहीं देती, पता चल रहा है वो अगले, मतलब जो अगला है वो क्या कर रहा है, पैसा लेके फरार हो गया, या वो कुछ पैसा रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो बैंक क्या करती है, बदले में कुछ उससे गिरवी रखवाती है। इसी गिरवी जो सामान रहता है, इसको क्या बोलते हैं, मोटा गैजेट बोलते हैं, मोटा गैजेट प्रॉपर्टी। जैसे कोई होम लोन ले रहा है तो घर के पेपर उसको रखवाने पड़ते हैं। कार लोन अगर कोई ले रहा है तो उसको कार के पेपर्स जमा करवाने पड़ते हैं। तो जब वो पैसा छूट जाएगा तब वो कागज उसको वापस दे दिया जाता है। तो ये पूरा क्या था, हमारा बैंकिंग सिस्टम था। आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ में हम लोग चैप्टर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।